द डोम ऑफ द रॉक, जुपिटर का मंदिर, पूमा पुंकू, इस तरह के और बहुत से मंदिर हैं जिन्हें लाखों लोग पवित्र मानते हैं। और सभी मंदिर उन खंडहरों के ऊपर बने हैं जो उनसे भी कहीं ज्यादा प्राचीन हैं। दुनिया भर में कुछ ऐसे जाने माने मंदिर हैं जो ठीक उसी लोकेशन पर बने हैं जहां पहले एक मंदिर हुआ करता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? उस जमाने के लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसी लोकेशन पर मंदिर बनाया गया, दोबारा बनाया गया, बार बार बनाया गया? लगता है उनका कोई निजी मकसद नहीं था, वो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों के लिए बना रहे थे। क्या पृथ्वी पर ऐसी लोकेशन है जहां एक खास तरह की शक्ति है? स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे हमने तो नहीं बनाया, इसे ईश्वर ने बनाया था। क्या हम ये मान सकते हैं कि वहां एक जमाने में परग्रही रहा करते थे? मेरे मन में कोई शक नहीं है कि वो लोकेशन सच में बहुत पुरानी है, और ये भी कि पुराने ज़माने से वो लोकेशन एलियंस के आपसी बातचीत के लिए चुनी जाती थी। ब्रह्मांड में एक दरवाजा है जिसके आगे सिर्फ सच है। इसकी मांग है कि हम हर उस चीज पर सवाल करें जो आज तक हमने सीखी है। सबूत हमारे चारों तरफ फैले हैं, भविष्य ठीक हमारी आंखों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं थे। साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करते हैं बीनीथ द सीक्रेट टेंपल्स। कूस्को, पेरू, एंडीज पहाड़ों में नदी की ऊंची घाटी की गोद में बसा शहर। इस पहाड़ी की चोटी 2000 फीट से ज्यादा ऊंची है। 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक यह महान शहर इनका साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। 1533 में स्पेन की विजय सेना कूस्को शहर पहुंची और यहां की पत्थर पर बनी गजब की शिल्पकारी देखकर वो हैरान रह गए। वो लोकेशन शहर के उत्तर में थी जिसे साक्सेहुआमन कहा जाता है। कुस्को शहर के ऊपर इनका लोगों का बनाया एक विशाल रस्मी ढांचा है जिसे कहते हैं साक्सेहुआमन। इसकी सबसे खास बात है 3 सतहों पर बनी आड़ी तिरछी दीवारें। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन है 1,25,000 किलो और इन्हें करीब 5 किलोमीटर दूर खदानों से लाया गया था। साक्सेहुआमन एक ऐसा खूबसूरत प्राचीन ढांचा है जिसे आपने जिंदगी में शायद ही कभी देखा हो। इसमें बहुत ही बड़े विशाल काय पत्थर लगे हुए हैं और इसकी बनावट इतनी गजब की है कि आप किसी भी 2 पत्थर के बीच $1 का नोट तक नहीं डाल पाएंगे। साक्सेहुआमन एक किला भी था और एक रस्म अदायगी का केंद्र भी। इन विशाल पत्थरों के बीच एक गोलाकार ढांचा है जिसे मयुक मार्का कहते हैं। ये एक टावर की नींव हुआ करती थी जहां इनका लोग सूर्य देवता इंटी की आराधना करते थे। लेकिन बहुत से जानकारों का मानना है कि भले ही इनका लोगों ने इस विशाल ढांचे का निर्माण किया हो, लेकिन उन्होंने इसे बनाया नहीं था। आम धारणा के मुताबिक इनका लोगों ने करीब 1000 साल पहले साक्सेहुआमन बनाया था, लेकिन स्पेन के शुरुआती इतिहास में कहा गया है कि स्पेन के लोग इस लोकेशन को देखकर भौचक्के रह गए थे और उन्होंने यहाँ के लोगों से पूछा था, क्या आपने इसे बनाया है? इनका लोगों ने कहा, नहीं, ये हमारे आने से करीब 500 साल पहले से है। बहुत से जानकारों का कहना है कि साक्सेहुआमन इनका से हजारों साल पहले बना था और इनका लोगों ने पहले के बने ढांचों पर अपना निर्माण किया था। इनका ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी और साक्सेहुआमन के पत्थर रूप बदलकर लाइमस्टोन बने जो ब्रॉन्ज से भी कहीं ज्यादा मजबूत थे, जिन्हें ब्रॉन्ज के औजारों से ना काटा जा सकता था और ना ही आकार दिया जा सकता था। इनका लोगों ने उनके ऊपर निर्माण किया और विशालकाय निर्माण के बीच बहुत बड़ा फर्क दिखता है जिसमें पत्थर एक दूसरे के साथ सटीकता से लगे हैं और इनका लोगों ने रेत और चूना मिश्रण की मदद से एक के ऊपर एक पत्थर जमाए थे। लेकिन अगर साक्सेहुआमन इनका के आने से पहले बना था, जैसा कि इनका खुद दावा करते हैं, सवाल उठता है कि उनके पहले की संस्कृति के पास इतने ऊंचे स्तर की टेक्नोलॉजी कहां से आई होगी। प्राचीन इनका दिव्य आत्माओं के बारे में कहते हैं
कि वो आसमान से यहाँ पर आए और उन्होंने पृथ्वी के लोगों को हर चीज के बारे में पहली जानकारी दी थी। प्राचीन एस्ट्रोनॉट विचारकों के मुताबिक साक्सी ह्यूमन का निर्माण किया तो इंसानों ने, लेकिन परग्रहियों ने उन्हें प्रशिक्षित किया था। क्या ये मुमकिन है कि लाइमस्टोन से बना चौंकाने वाला विशाल साक्सी ह्यूमन ढांचा परग्रही टेक्नोलॉजी की मदद से बना था, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का कहना है? अगर ये सच है तो क्या इनका लोगों ने उसके ऊपर निर्माण किया और उसे एक आराधना की जगह माना क्योंकि उन्हें परग्रहियों की जानकारी थी? साक्से हुआमन उन बहुत सी लोकेशंस में से एक है जहां प्राचीन संस्कृति ने बार बार सबसे पवित्र लोकेशन पर निर्माण कार्य किया। वास्तव में दुनिया भर में ऐसी कई लोकेशंस हैं जहां आने वाली संस्कृतियों ने बार बार उनके ऊपर फिर से निर्माण किया। ऐसे निर्माण आखिरी आइस एज के खत्म होने से चले आ रहे हैं। ये टर्की के दक्षिणी पूर्वी गोबेकली टेपे में हुआ, जहां ठोस चट्टानों पर सबसे पुराने और बेहद आधुनिक स्मारक बनाए गए, लेकिन बाद में उनकी जगह नए ढांचों का निर्माण हुआ, नए प्रांगण बने। दुनिया भर में लेबनान के टेम्पल ऑफ हॉरस से लेकर इजिप्ट में इडवू के टेम्पल ऑफ हॉरस तक ऐसे बहुत से मशहूर लोकेशंस हैं जो ठीक उसी जगह पर बने हैं जहां पहले के जाने माने मंदिर थे। और अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? लोगों को इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती कि पुराने ढांचे की नींव के ऊपर व्यावहारिक उद्देश्य के लिए नया ढांचा बनाया जाए, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स को यह बात बड़ी अजीब लगती है कि सबसे पवित्र लोकेशन हजारों साल बाद भी पवित्र मानी जाती है, जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। दुनिया भर में जहां कहीं भी ऐसी लोकेशंस हैं, उनमें सबसे ज्यादा पूजनीय लोकेशन है 35 एकड़ में फैला वो प्लेटफॉर्म जिसे जेरूसलम का टेम्पल माउंट कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि टेम्पल माउंट दुनिया की सबसे आध्यात्मिक लोकेशन है। तीनों मुख्य एकेश्वरवादी धर्मों में ऐतिहासिक घटनाओं का एक संबंध है जो टेम्पल माउंट के ऊपर घटी थी। ऐसा माना जाता है कि ये वही पत्थर है जिससे दुनिया की शुरुआत हुई थी। यहूदी परंपरा में ये एक अहम हिस्सा है जब इब्राहिम ने आइसक को बलि देने का सुझाव दिया था। इसे माउंट मोरिया की खुली जगह पर किया गया था, जिसे माउंट टेम्पल कहते हैं। मुसलमानों का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद इसी जगह से हेवन गए थे। उस पत्थर को डोम ऑफ द रॉक से ढक दिया गया है। ये स्मारक मुसलमानों के लिए बेहद अहम है। टेम्पल माउंट यानी माउंट मंदिर पर बने डोम ऑफ द रॉक को 1300 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इस पवित्र लोकेशन पर सबसे पहला मंदिर था मशहूर सोलोमन का टेम्पल, जिसे 10वीं सदी में इजरायली बादशाह के हुक्म पर बनाया गया था। हिब्रू बाइबल के मुताबिक बादशाह सोलोमन को स्वर्ग से एक पैगाम मिला था कि उसे इसी लोकेशन पर उसका मंदिर बनाना होगा। उसके अंदर आर्क ऑफ द कवेनेंट को रखा जाना ही असली मकसद था। ये सोने का बना वो बॉक्स था जिसमें पत्थर की 2 पट्टियां थीं, जिन पर 10 कमांडमेंट्स अंकित किए गए थे और जिसे ईश्वर का लौकिक सिंहासन माना जाता था। सोलोमन के साथ एंजल माइकल की बातचीत हुई और उन्होंने सोलोमन को इसे बनाने में मदद की। इसलिए ना सिर्फ इस लोकेशन पर ईश्वर की मौजूदगी है, बल्कि इसे स्वयं ईश्वर ने बनाने में मदद की थी। इसलिए ये जगह एक बहुत ही खास अहमियत रखती है। ये सच में दिव्य है। 586 बीसी में बेबीलोनियंस ने सोलोमन के टेम्पल को तबाह कर दिया था, लेकिन 70 साल बाद देश निकाला दिए गए जेरूसलम में लौटकर आने वाले यहूदियों ने ठीक उसी लोकेशन पर एक नया मंदिर बनाया। यही वजह है कि हम इसे दूसरा टेम्पल कहते हैं। वो टेम्पल 70-80 तक वहीं था, लेकिन रोमन्स ने उसे तबाह कर दिया। उसके बाद 7वीं सदी में मुसलमानों ने जेरूसलम पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने वहां डोम ऑफ द रॉक बनाया। इसलिए अलग अलग लोगों के आने जाने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने कब्जा जमाया, टेम्पल बनाए और उन्हें मॉडिफाई किया। सोलोमन को हुक्म दिया गया था कि वो इस बेहद अहम लोकेशन पर मंदिर बनाए। ये लोकेशन इतनी अहम क्यों थी? क्या यहाँ एक खास ऊर्जा है?
क्या ये एक द्वार है? दुनिया भर में हमें बार बार इस तरह की धार्मिक लोकेशंस दिखाई देती हैं। हमने देखा कि शक्ति से भरी ऐसी जगहों में लोगों की अपार श्रद्धा है जो इंसानी इतिहास में शुरू से लेकर आज तक चली आ रही है, और आज भी ऐसी लोकेशंस पर हम फिर से मंदिर बना रहे हैं। अगर किसी ऊंची शक्ति ने बादशाह सोलोमन को टेम्पल माउंट के ऊपर निर्माण का हुक्म दिया था, तो क्या इस लोकेशन में कोई खास बात थी? और क्या यही बात दुनिया भर की दूसरी लोकेशंस पर भी लागू होती है, जहां आने वाली संस्कृति ने बार बार निर्माण किए? हो सकता है विशाल पत्थरों से बने दुनिया की सबसे हैरत अंगेज लोकेशंस की जांच करने पर कुछ सुराग हाथ लगे और सितारों के साथ इसके संबंधों की दास्तान पता चले। बालबीक, लेबनान। यहां इसकी उपजाऊ बेका घाटी में एक ऐसी चीज है जिसे रोमन पुरावस्तु का महान खंडहर कहा जा सकता है, जुपिटर का विशाल मंदिर। लेकिन यह शानदार अवशेष जो आज इस लोकेशन पर खड़ा है, यह उन बेशुमार ढांचों में से एक है जो इसी लोकेशन पर बनाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि इस इलाके में 10,000 साल से लोग रहते आए हैं, लेकिन उस आदमी को कोई नहीं जानता जिसने यहां आराधना का पहला मंदिर बनाया था। हालांकि लोक कथाओं के मुताबिक इजिप्ट और असीरिया की विजय सेनाओं ने इस लोकेशन पर पनाहगाह बनाए थे। उनके बाद कैनानाइट्स और फिनिशियंस आए, जिन्होंने यहां करीब 2500 बीसी में अपने ईश्वर बाल के लिए महान मंदिर बनवाए। बालबेक एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग लोगों ने हजारों साल से अपने पवित्र स्थान बनाए, टेंपल बनाए, अपने देवी देवताओं के नाम पर अलग अलग टेंपल बनाए। ऐसा ही एक टेंपल फिनिशियंस ने अपने देवता बाल के नाम पर बनवाया। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस इलाके को जीता, और हैरत की बात है कि उसने ग्रीक देवताओं के नाम पर एक टेंपल बनवाया। पहली सदी ईसा पूर्व में ग्रीक बादशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट के करीब 300 साल बाद रोमन्स ने लेबनान पर विजय हासिल की और उसने यहाँ अपने मुख्य ईश्वर जुपिटर के नाम पर एक मंदिर बनवाया। मुख्य रोमन मंदिर में 54 स्तंभ थे। हर स्तंभ की ऊंचाई 65 फीट की थी। पर्यटकों को पहली नजर में ऊंचे रोमन स्तंभ नजर आएंगे, लेकिन बालबेक का सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी विशाल नींव। आज भी बालबेक लेबनान को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से उसका निर्माण किया गया है, पूरी दुनिया में उसकी जैसी कोई और मिसाल है ही नहीं। दरअसल उसमें लगे पत्थर के 3 ऐसे खंड हैं जिन्हें ट्रिलिथॉन्स कहा जाता है, और हर खंड का वजन करीबन 800 टन का है, यानी 7,25,747 किलो। इनमें से हर खंड करीब 62 फीट लंबा है, 14 फीट गहरा है और 12 फीट चौड़ा, और वो जमीन पर नहीं है। यानी पुराने जमाने में जिसने भी उन्हें वहां पर रखा, उन्हें उसे करीब 20 फीट ऊपर उठाना पड़ा होगा। हर पत्थर को 3.25 किलोमीटर दूर खदान से लाया गया था और उन्हें इतनी सटीकता से बिठाया गया था कि उन विशाल खंडों के बीच आप एक क्रेडिट कार्ड या सुई भी नहीं डाल सकते। प्राचीन लोगों ने किस तरह उन विशाल खंडों को तराशा होगा, किस तरह उसे ले गए होंगे, ये सवाल आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर देता है। और ये भी एक रहस्य ही है कि उन्हें वहाँ किसने रखवाया था। नींव में लगे विशाल खंड उस तरीके से नहीं बने जिस तरीके से उसके ऊपर का मंदिर बनवाया गया था। मेरी राय में वो प्लेटफॉर्म प्राचीन ही नहीं बल्कि इतिहास में बहुत पहले से है। लेकिन अगर बालबेक के उस प्लेटफॉर्म को हजारों साल पहले रोमन्स के बेका घाटी में आने से पहले बनवाया गया था, तो उन्होंने इसी लोकेशन को क्यों चुना और अपना शानदार मंदिर बनवाया? एक प्रमुख रशियन स्कॉलर के मुताबिक हो सकता है इंसान इस लोकेशन पर इसलिए पहुंचा क्योंकि यहां शुरुआती परग्रही घटनाएं घटी थीं। लेनिनग्राड, यूएसएसआर, 1961। वैज्ञानिक और गणितज्ञ डॉक्टर मैटेस्ट एग्रेस्ट ने
एक लेख लिखकर एकेडमिक दुनिया में सनसनी फैला दी जब उन्होंने पैलियो कॉन्टैक्ट नाम की एक नई थियरी के बारे में लिखा, जिसे आज द एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी कहा जाता है। इसके मुताबिक बाइबल के कुछ अंशों में परग्रहियों के आने के सबूत दिए गए हैं और एग्रेस्ट के मुताबिक एक लोकेशन में उनके आने का जिक्र किया गया है जिसका नाम बालबेक था। डॉक्टर मेटेस्ट एग्रेस्ट ने प्राचीन काल के रिकॉर्ड्स देखे, द बुक ऑफ इनॉक और दूसरे हिब्रू टेक्स्ट, और उनमें उन्होंने पाया कि आकाश से कुछ जीव या सितारे पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे जो इंसानियत की मदद करने पृथ्वी पर आए थे। वो चाहते थे कि इंसान नवीनतम टेक्नोलॉजी के जरिए पत्थर के भवन बनाए, जैसा कि हमने लेबनान के बालबेक में देखा। एग्रेस्ट ने द वॉचर्स के बारे में लिखा, बाइबल के मुताबिक फरिश्तों का एक ग्रुप पृथ्वी पर माउंट हर्मन पर उतरा जो बालबेक की लोकेशन के बहुत करीब था। एग्रेस्ट ने कहा कि वॉचर्स असलियत में दूसरे ग्रह से आए परग्रही थे जिन्होंने बालबेक में उन विशाल प्लेटफॉर्म्स को एक लॉन्च पैड के तौर पर बनाया था। उन्हें लगा कि वो पत्थर का ऐसा विशाल प्लेटफॉर्म था जहां स्पेसशिप्स लैंड और टेक ऑफ कर सकते, और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि ये इतना ठोस है जिस पर पत्थर के विशाल खंड लगे हैं, जहां रॉकेट्स इतने विशाल प्लेटफॉर्म्स पर आसानी के साथ लैंड और टेक ऑफ कर सकते थे। एग्रेस्ट के विवादास्पद लेख छपने के 2 दशक बाद लेखक और रिसर्चर ज़ेकरिया सिचिन बालबेक के बारे में ठीक उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जो 5000 साल पुराने सुमेरियन टेक्स्ट पर आधारित था। गिलगमेश की महागाथा एक महामानवीय शक्ति वाले हीरो के बारे में है जो एक नामुमकिन तलाश में निकला था। अपने सफर के दौरान गिलगमेश एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात दूसरी दुनिया के देवताओं से हुई। उस लोकेशन का विवरण कहीं न कहीं बालबेक से मेल खाता है। गिलगामेश की सुमेरियन महागाथा में, जो कि मानवीय इतिहास की बेहद अहम कथाओं में से एक है, एक हीरो है जो एक ऐसी ही लोकेशन पर आता है जिसे लैंडिंग प्लेस कहते हैं। ऐसी जगह जहां स्वर्ग से पृथ्वी पर आने वाले दिव्य जीव लैंड कर सकते थे और टेक ऑफ भी कर सकते थे। 70 के दशक में ज़ेकरिया सिचिन ने गिलगामेश की महागाथा पढ़ने के बाद कहा कि खुद गिलगामेश ने एक तरह के स्पेसक्राफ्ट को एक लैंडिंग साइट से टेक ऑफ करते देखा था और उसने बालबेक की ओर इशारा किया था कि वही वो जगह थी। क्या ये मुमकिन है कि बालबेक परग्रही पर्यटकों के लिए एक लॉन्चिंग पैड था और वो हजारों सालों तक इस्तेमाल होता रहा? क्या यही वजह रही होगी कि उन सभी प्राचीन लोगों ने, जैसे कि इजिप्शियंस, असीरियंस, कैनानाइट्स, फिनिशियंस, ग्रीक्स और रोमन्स ने इसी लोकेशन पर अपने सबसे बड़े मंदिर बनाए और उन्हें दोबारा बनाया? हो सकता है एक रहस्यमय प्राचीन लोकेशन पर की गई खोज के परीक्षण करने पर कुछ नए सुराग मिले उस दूसरी दुनिया के बारे में। बोलीविया 1549 इनका साम्राज्य की दक्षिणी राजधानी को ढूंढते वक्त स्पेन के विजेता सैनिक पेड्रो सिएजा डी लियोन ने एक अजीब सा नजारा देखा। वो था लेक टिटिकाका के करीब ही एक विशाल खाली पड़ा शहर जिसे स्थानीय लोग टिवनाकू कहते थे। खंडहर हुए इस शहर में मंदिर थे, विशाल ढांचे थे और रस्म अदायगी की इमारतें थीं। टिवनाकू बहुत ही विशाल था, वो मीलों दूर तक फैला हुआ था और शायद वहां 20,000 लोगों की आबादी रहा करती होगी। टिवनाकू के गजब के खंडहरों के बीच तराशा गया एक चट्टानी ढांचा था जिसे गेटवे टू द सन कहा जाता था और पूमा पुंकू नाम का एक टेरेस्ड माउंट भी था। उसमें पत्थर के खंड थे जिन्हें बड़ी सफाई के साथ काटा गया था। यही वजह है कि हमने इसे प्री इनका का नाम दिया। लेकिन ये प्री इनका थे कौन? और यहीं पे मामला जरा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि प्री इनका का निर्माण इनका के निर्माण के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित था।
मुख्य धारा के कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो लोकेशन कांस्य युग में वजूद में आई थी, जबकि दूसरों का मानना है कि वो उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। लेखक पोजनेस्की ने तिवनाको की लोकेशन पर काफी वक्त बिताया और उन्होंने तिवनाको की सही तारीख का हिसाब किताब लगाया। उनके मुताबिक वो जगह 12,500 BC के आसपास की थी। ये दौर बेहद हैरान करने वाला है क्योंकि मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी के मुताबिक उस दौर में हमारी मानसिक काबिलियत इतनी विकसित नहीं थी। यानी अब ये कहा जा सकता है कि हमारी सोच से उलट वो लोकेशन कहीं ज्यादा प्राचीन रही होगी और हमने उस लोकेशन के पूरे इतिहास को जानने की सिर्फ शुरुआत की है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टिवानाको का निर्माण करने वाले स्थानीय आयमारा लोगों के पूर्वज थे, जो आज भी उस इलाके में रहते हैं। लेकिन बहुत से आयमारा लोग इस बात से इनकार करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग प्राचीन आयमारा संस्कृति का कहना है कि उसे हमने नहीं बनाया, उसे देवता लॉस डियोस ने बनाया था। हाल ही में टिवानाको के निर्माणकर्ताओं का रहस्य एक हैरत अंगेज खोज के साथ और गहरा हो गया। वो खोज शहर के अंदर नहीं बल्कि शहर के नीचे मिली थी। 2017 यूनेस्को से आए शोधकर्ता टिवानाको के स्थानीय आर्कियोलॉजिस्ट्स के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने जिस खबर का ऐलान किया उसने आर्कियोलॉजी की दुनिया में सनसनी फैला दी। सैटेलाइट की तस्वीरें और जमीन के नीचे रडार से मिली टिवानाको के लोकेशन की जानकारी का विश्लेषण करने पर उन्हें दबे पड़े दर्जनों अज्ञात ढांचे मिले जो चारों ओर बिखरे हुए थे। इस एरियल टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें छतों वाले माउंट दिखाई दिए, जमीन के नीचे प्लेटफॉर्म्स और पिरामिड के अंश भी मिले। बिना तारीख वाले निर्माण से पता चला हो सकता है कि मंदिरों की पुरानी ताकत प्लेटफॉर्म्स में समा गई होगी। और इससे एक सवाल पैदा होता है, ये आधार, ये प्लेटफॉर्म आखिर इतने मजबूत क्यों हैं? लगता है उन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि वो बेहद वजनदार चीजों को उठा सकें। तो हो सकता है कि उससे पहले यहाँ एक विशाल प्लेटफॉर्म रहा होगा। यही चीज हमने बैलबैक में देखी थी। हो सकता है कि इसे बहुत पहले की सभ्यता ने बनाया हो। अगर टिवानाको एक और पवित्र लोकेशन थी जहां आने वाली संस्कृतियों ने उन खंडहरों के ऊपर मंदिर बनवाए जो प्राचीन ढांचे थे, क्या यह मुमकिन है कि इनका संबंध परग्रहियों के आने से हो? जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि पुमा पुंकू पर टिवानाको के सबसे रहस्यमय खंडहर इस बात का सबूत हैं कि वो लोकेशन सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि परग्रहियों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। मेरे लिए पुमा पुंकू पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण जगह है और जहां तक परग्रहियों के आने की बात है, पुमा पुंकू के निर्माण की शैली दुनिया में कहीं और नहीं देखी जा सकती है क्योंकि ये शैली बहुत ही अद्भुत है। इनमें से कुछ पत्थर सैकड़ों टन वजनी है। ये एंडेसाइट और दूसरे सख्त मटेरियल से बने हैं जिन्हें आज डायमंड टिप्ड ड्रिल्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऐसे पत्थरों को आकार दिया जा सके। उन्होंने ये काम हथौड़ों और छिन्नियों से कैसे किया? बालबैक के नीचे की आधारशिला और साक्से हुआमन के विशाल पत्थर की तरह पुमा पुंकू के नीचे दबे प्लेटफॉर्म्स एक सवाल पैदा करते हैं। आखिर सबसे बड़े, सबसे भारी और सबसे आधुनिक हिस्से इतिहास में सबसे प्राचीन क्यों हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के मुताबिक 1200 साल से भी पहले पृथ्वी पर ऐसी मानवीय सभ्यता थी जिसके पास गजब की टेक्नोलॉजी थी। उन्हें वो टेक्नोलॉजी परग्रहियों ने दी थी। प्राचीन इजिप्शियंस एक समय के बारे में कहा करते थे कि वही एक समय था जब देवता परग्रही इंसानों के बीच चले थे 10,000 BC से पहले। इस तरह की बर्बाद जमीनों और खोई हुई दुनिया के बारे में बहुत सी कहानियां हैं कि उन्हीं दिनों परग्रही वहां आया करते थे। ऐसी कहानियां दुनिया भर में हैं। ये एटलांटिस और लेमुरिया में है। दुनिया भर में बहुत सी संस्कृतियों में इसी तरह की तबाही की पौराणिक कहानियां हैं। ये स्कैंडिनेविया में है, नोआ की बाढ़ के बारे में है। इसके अलावा
ग्रीस के लोगों में भी बाढ़ की कहानियां मौजूद हैं। आज हमारे पास दुनिया भर के ऐसे बेशुमार सबूत मिल रहे हैं जो करीब 10,800 BC में पृथ्वी से एक कॉमेट आकर टकराया था और तब भयंकर तबाही हुई थी। उस घटना को यंग ड्रायस का नाम दिया गया था। उसने दुनिया के हर कॉन्टिनेंट को आग और फ्लूड की शक्ल में बर्बाद कर दिया था। अब ऐसा लगने लगा है मानो हम पृथ्वी का एक गुप्त इतिहास देख रहे हों। एक ऐसा इतिहास जिसमें परग्रहियों का दखल है और कई सभ्यताएं थी और गतिविधियां हो रही थीं। वो सब एक प्रलयंकारी बाढ़ में खत्म हो गई थी। लेबनान के बालाबेक से लेकर टेम्पल माउंट, पूमा पुंकू, इनमें से कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां बाढ़ से पहले मंदिरों का अस्तित्व था। प्रलय के बाद सभ्यताएं फिर से जी उठी और वो लौट कर ठीक उसी जगह पहुंची जहां पहले मंदिर हुआ करते थे और उन्होंने वहीं पर फिर से मंदिर बनाने शुरू किए। क्या ये मुमकिन है कि दुनिया भर में पवित्र जगहों पर पाए गए प्राचीन ढांचे उन सभ्यताओं के थे जो इतिहास में गुम हो गए? ऐसी सभ्यताएं जिनमें परग्रही इंसानों के बीच रहा करते थे, प्रलयंकारी घटना में खत्म होने से पहले? हो सकता है कि पेरू की एक लोकेशन की जांच करने पर कुछ और सुराग हाथ लगें, जहां इनका के मुताबिक वो ईश्वर से सीधे बातचीत किया करते थे। कुस्को, पेरू। प्राचीन इनका राजधानी के बीचों बीच है कॉन्वेंट ऑफ सेंटो डोमिंगो, एक स्पेनिश चर्च जिसे करीब 400 साल पहले बनाया गया था। लेकिन आज भी चर्च के नीचे बहुत पुराने और शानदार ढांचों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इसे इनकन टेम्पल ऑफ कोरिकांचा कहा जाता है। एंशियंट इनकान सिविलाइजेशन के लिए कोरिकांचा एक अहम लोकेशन साबित हुआ करता था। ये उनके एम्पायर के मुकुट के ताज की तरह था। इनमें इनका की राजनीतिक शक्ति की झलक दिखाई देती थी और साथ ही धार्मिक शक्ति की भी। इसकी दीवारों के ऊपर और अंदर सोने की परत चढ़ाई गई थी। ये धूप में चमकता था। वो एक शानदार स्ट्रक्चर था। इसकी नींव पर घुमावदार दीवार थी जिसकी निचली सतह में बड़े बगीचे थे और इसके अंदर और भी बहुत से टेम्पल्स थे। स्पेन के विजेता सैनिकों ने 1533 में नवंबर के महीने में जब कुस्को को गद्दी से उतारा, उन्होंने कोरिकांचा को तबाह कर दिया और उसकी विशाल नींव के ऊपर एक कॉन्वेंट और एक चर्च बनाया। आज उस मूल ढांचे की नींव पर सिर्फ पत्थर पर की गई नक्काशी और तहखाने के कमरे शेष रह गए हैं। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि कोरिकांचा के बचे हुए पत्थरों की नक्काशी इतनी हैरत अंगेज और आधुनिक है कि उसे कांस्य युग में इनका के औजारों से नहीं बनाया जा सकता था। उन्हें यकीनी तौर पर किसी पहले की अज्ञात सभ्यता ने बनाया होगा। कोरिकांचा के साथ अब हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि अब इनका इस इलाके में आए उससे पहले यहाँ एक विशाल मंदिर था। वो उसी लोकेशन पर कुछ बना रहे थे। शायद वो एक प्राचीन प्लेटफॉर्म था या एक भूमिगत मंदिर, क्योंकि इस इलाके में गुफाओं के सबूत पाए गए थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के लिए ये बालबेक और टिवानाको द्वारा पूछे गए सवालों को फिर से उठाता है कि आखिर प्राचीन लोगों ने बार बार पवित्र जगह पर एक के बाद एक मंदिर क्यों बनाए। कुछ लोगों का मानना है कि कोरिकांचा के मामले में इनका की कथाएं शायद कुछ अहम सुराग दे सकती हैं, क्योंकि परंपरा के अनुसार कोरिकांचा के अंदर एक खास जगह पर ईश्वर के साथ सीधे बातचीत की इजाजत दी जाती थी, लेकिन सिर्फ तभी जब इनका दुनिया की सबसे पवित्र निशानी उसे सक्रिय करे, एक रहस्यमयी गोल्डन डिस्क जिसका नाम था इंटी पुंचाकू। कहा जाता है कि पेरू की किसी भी मशहूर आर्टिफैक्ट को मूल कोरिकांचा में रखा जाता था। ये वही इंटी पुंकू था जिसके पास भी ये सन डिस्क या सुनहरी आर्टिफैक्ट थी। वो सीधे ईश्वर के साथ उनसे बात कर सकता था। इनका के मुताबिक कोरिकांचा में वो इंटी पुंचाकू डिस्क की मदद से
अपने विधाता वीराकोचा के साथ बात कर सकते थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का कहना है कि उनके रखने की जगह बेहद अहम थी, क्योंकि हो सकता है उसे दूसरे ग्रह से सिग्नल मिल रहे हों, और उनका मानना है कि वो जगह आज भी कोरिकांचा के चैम्बर में मौजूद है, जहां उसे सक्रिय किया गया था, जिसे स्पेन के सैनिकों ने तबाह नहीं किया था। कोरिकांचा के अंदर एक खास जगह है जिसे एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट से ढक दिया गया था, लेकिन उसमें ऐसे खंड हैं जिन्हें बेहद सटीकता से काटा गया था और बड़े अनोखे ढंग से कर्विंग्स बने हुए थे। साथ ही उसमें ड्रिल से आर पार बने हुए छेद थे। हो सकता है वो बिजली के तारों के लिए बने हो। मेरा ख्याल है दीवार के उस जगह पर कोई चीज रखी गई थी जो कि एक तरह से मॉनिटर का काम करती होगी, जिसके लिए उन्होंने उस जगह को चुना था। लेकिन इस तरह मॉनिटर करने के पीछे की वजह क्या रही होगी, ये कोई नहीं जानता। क्या ये मुमकिन है कि कोरिकांचा के अंदर एक ऐसी पवित्र जगह थी जहां वो ईश्वर के साथ बातचीत करते थे? कुछ तो खास बात थी उसमें, जैसे कि एक मैग्नेटिक हॉटस्पॉट या वॉर्टेक्स, जिसके बारे में इनकस को पता चला और बाद में स्पेन के लोगों को भी। क्या ये मुमकिन है कि पेरू के लोगों के हाथ एक ऐसा यंत्र लग गया था जिसकी मदद से वो अलौकिक जीवों के साथ बातचीत कर सकते थे? और उस टेक्नोलॉजी को सक्रिय करने के लिए कोरिकांचा की वो लोकेशन जरूरी थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स कहते हैं हाँ, और उनका कहना है कि दुनिया की सबसे निर्जन जगह पर रहस्यमय चुंबकीय विषमताओं की जांच करने पर पता लगाया जा सकता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी ने किस तरह काम किया होगा। प्रशांत महासागर के बीचों बीच ऑस्ट्रेलिया से करीब 4000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक खंडहर है जो एक वक्त में नान मडॉल नाम का महान प्राचीन शहर हुआ करता था। इसमें माइक्रोनेशिया के पूर्वी तट पर छोटे छोटे सैकड़ों मानव निर्मित द्वीप हैं। इसे दुनिया के 8वें अजूबे का खिताब दिया गया था। माइक्रोनेशिया में पोनपे द्वीप पर नैन मेडॉल नाम की लोकेशन दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगह है। ये कॉम्प्लेक्स 28 किलोमीटर के इलाके में फैला है, जिसमें 25 करोड़ टन बेसॉल्ट के लट्ठे डूबे हुए मूंगा चट्टानों के ऊपर तैर रहे हैं। वो 18 फुट लंबे हैं, 4 फुट मोटे, और वो एक के ऊपर एक 40 फीट ऊपर हवा में है। उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्होंने ये कैसे किया होगा? आज माइक्रोनेशिया के स्थानीय लोग इस लोकेशन को छोड़कर चले गए हैं। उनका मानना है कि ये जगह मनहूस है। नान मडोल गायब हो चुकी सभ्यताओं में से एक है। इसका अपना एक आकर्षण है। ऐसा लगता है कि ये किसी शक्ति का केंद्र हुआ करता था, एक बड़ी सभ्यता का, लेकिन ऐसा भी लगता है कि इसे किसी ऐसी सभ्यता ने बनाया होगा जो वक्त के कोहरे में गुम हो चुकी है। पत्थर की सही तारीख बता पाना मुश्किल है, इसीलिए कोई नहीं जानता कि इसे कब बनाया गया था या इसे कैसे बनाया गया था। जब वहां के स्थानीय लोगों से पूछा जाता है कि इन खंडों की खदानें कहाँ थीं, वो सब एक ही आवाज में जवाब देते हैं, द्वीप के उस पार, और उसे उड़ाकर यहां लाया गया था। लोक कथा के मुताबिक 2 विशाल काय मायावी जुड़वा आसमान से उतरे और उन्होंने बसाल्ट खंडों को इस तरह रखा जिस तरह वो चाहते थे। ऐसी ही लोक कथा पूमा पुंकू के बारे में भी कही जाती है। जब मैं इस तरह की कहानियां सुनता हूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि शायद ये एक और किस्म का उदाहरण है जिसे हम गलत समझी हुई टेक्नोलॉजी कहते हैं। लोक कथा के मुताबिक पूमा पुंकू, बालबेक और कोरिकांचा की तरह ये लोकेशन वो ढांचे हैं जो यहाँ कभी थे ही नहीं, लेकिन इन्हें बहुत पुराने शहर के ऊपर बनाया गया था। नान मडॉल का रहस्य तो और भी चौंकाने वाला है जब हम उसमें स्थानीय कथा भी जोड़ देते हैं कि उसे कानामसो नाम की एक पहले की सभ्यता ने बनाया था,
जो पानी के अंदर है, लेकिन उनमें अभी भी बसॉल्ट के विशाल पत्थर हैं। ऐसे खंड जो बसॉल्ट खंड जैसे दिखाई पड़ते हैं वो नान मडोल के समुद्र के अंदर पाए गए थे और उन्होंने पानी के नीचे और ऊपर के खंडों पर स्टडी की थी। उन्हें एक अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दी। बसॉल्ट के उस 2.5 करोड़ टन के खंड में एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड था। आप हाथ में कंपास लेकर अगर बसॉल्ट के उन खंडों के ऊपर ले जाएं, तो आपका कंपास घूमने लगेगा जब आप उसके ऊपर चला रहे होंगे। और साथ ही ये भी सुनने में आया है कि उस लोकेशन में खास शक्ति है और एक एनर्जी वॉर्टेक्स है। नैन मेडोल को और कैनन वेस्को नाम के उस जाने माने डूबे शहर को वहां बनाने की यही वजह थी। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि उन्होंने नैन मेडोल के चारों ओर बहुत से चक्र और मंडराती हुई रोशनियां देखी हैं। अब क्या ये पृथ्वी के मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से हो रहा था? हम ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि हो सकता है कि मैग्नेटिज्म के जरिए पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि नान मडोल के ऊपर उठी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी न सिर्फ बसॉल्ट के उन विशाल खंडों को ले जाने का एक ताकतवर जरिया थी, बल्कि हो सकता है ये वही परग्रही थे जिन्होंने स्थानीय लोगों को वहां निर्माण करने में मदद की होगी। क्या यह मुमकिन है कि उस लोकेशन पर एक पवित्र शक्ति थी जहां से वो ईश्वर के साथ बातचीत करते थे? वो सिर्फ देखा हुआ तजुर्बा नहीं था, उस जमीन में ही कुछ खास बात थी, जैसे मैग्नेटिक हॉटस्पॉट या एक वॉर्टेक्स। हम साइंस फिक्शन में और मॉडर्न कल्चर में वोर्टेक्स के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। तो वोर्टेक्स असल में गणित का वो विषय है जो बात करता है किसी चीज के घूमने की। एक वोर्टेक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। आप एक वोर्टेक्स बना सकते हैं जिसकी मदद से जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह तक स्पीड ऑफ लाइट से या स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज रफ्तार पर भेजा जा सकता है। और अगर पृथ्वी पर ऐसे लोकेशंस हैं जहां इस तरह के वोर्टेक्स हैं या उससे भी ज्यादा ताकतवर वोर्टेक्स हैं, ऐसे लोग वहां अपने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो हो सकता है उस जगह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हों। क्या वहां कोई गेटवे था या उन पवित्र जगहों में वॉर्टेक्स था? अगर ऐसी बात है तो हमें देववाणी जैसी जगहों, स्टोन टेम्पल्स के सिद्धांतों पर सवाल पूछने होंगे। क्या वो शक्ति को सींचने के लिए बनाए गए थे? क्या वो अलग अलग लोकेशंस के बीच बातचीत का जरिया थे? मेरे मन में जरा भी शक नहीं है कि हम जो सोचते आए हैं ये लोकेशंस उनसे कहीं ज्यादा पुरानी हैं और वो लोकेशंस प्राचीन काल से एलियंस के बीच बातचीत का जरिया थी। क्या ये मुमकिन है कि दुनिया भर में ऐसे कुछ लोकेशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिए भंवर का काम करती हैं? और क्या प्राचीन जमाने के लोग इन्हीं पवित्र लोकेशंस पर निर्माण करते थे ताकि वो अलौकिक जीवों के साथ संपर्क कर सकें? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का कहना है, हालांकि ये सुनने में दूर की कौड़ी लगे, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों को हाल ही में एक सबूत मिला है कि ऐसे एक प्रवेश द्वार का अस्तित्व वास्तव में है। हंसविल, अल्बामा, अक्टूबर 30, 2008। नासा ने एक चौंकाने वाली घोषणा की कि उन्हें पृथ्वी से सूरज को जोड़ने वाले मैग्नेटिक प्रवेश द्वार का एक पुख्ता सबूत मिला है। ये प्रवेश द्वार हर 8 मिनट पर खुलता है और दोनों खगोलीय पिंडों के बीच हाई एनर्जी पार्टिकल्स की अदला बदली होती है। तो पृथ्वी और सूरज के दो ताकतवर मैग्नेट्स हैं और उनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में न जाने क्यों फ्लक्स ट्रांसफर इवेंट्स होने लगते हैं जिसमें फील्ड लाइंस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और वो सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक रास्ता जैसा बना देते हैं। हमारे पास अब एक ऐसा कनेक्शन है जो एक जरिया हो सकता है जिसमें सूरज से पृथ्वी तक या फिर पृथ्वी से सूरज तक आसानी से इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। एक लंबे समय से एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्टल के सिद्धांत को लेकर एक जिज्ञासा है, क्योंकि थियरी के मुताबिक वो बातचीत का जरिया हो सकते हैं
या स्पेस की विशाल दूरियों में तेजी से आ जा सकते हैं। नासा की खोज से एक नया सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया भर की लोकेशंस जहां आने वाली हर संस्कृति ने अपने सबसे पवित्र मंदिर बनाए, ऐसी लोकेशंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के काम को आसान बनाती हों? क्या एक संस्कृति जिसके पास फिजिक्स के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानकारी हो, क्या वो इस फ्लक्स ट्रांसफर का इस्तेमाल कर सकती है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो अपने स्टार्स को दूसरे ग्रहों से जोड़ती हूँ? क्या वो यात्रा का एक ऐसा माध्यम बन सकती हैं जो उन दोनों के बीच एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से पहुंच सके, या फिर इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते? हो सकता है कि ये लोकेशंस एक तरह से ब्रह्मांड की एनर्जी का फायदा उठा रहे थे और वो चाहते होंगे कि पृथ्वी उन गेटवेज को खोल दे। और क्या बात थी, वो कौन थे जिनसे वो बातचीत कर रहे थे? क्या वो सच में ईश्वर थे? क्या वो पूर्वज थे या दूसरी दुनिया के जीव थे? क्या बालबैक, माउंट मंदिर, पूमा पुंकू, कोरी कांचा और दुनिया भर के दूसरे लोकेशंस में बार बार पवित्र ढांचे बनाए गए थे? क्या उनमें ठीक नान मडॉल की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण थे, वो गुण जिसे सींचा जा सके ताकि दूसरी दुनिया के जीवों के साथ एक प्रवेश द्वार बनाकर उनसे संबंध बनाया जा सके? जब से दुनिया बनी तब से आज तक दुनिया भर में इंसान ने पवित्र लोकेशंस और शक्तिशाली जगहों की निशानदेही की है। ऐसे टेम्पल्स बनाए जिसके जरिए पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बातचीत हो सके। एक बात साफ है कि ये वो लोकेशंस हैं जहां हम बार बार लौट कर जाते हैं। हम उन्हें गेटवेज कहते हैं, हम उन्हें वॉर्टेक्स कहते हैं। वो दूसरी दुनिया में जाने के गेटवेज हैं और वो बेहद अहम है, ना सिर्फ इंसानी तजुर्बे के लिए बल्कि खुद इवोल्यूशन के लिए भी। क्या इंसान पृथ्वी के कुछ लोकेशंस में खींचा चला जाता है? एक मैग्नेटिक शक्ति उसे खींच लाती है? क्या हम उसी लोकेशन पर अपने सबसे पवित्र मंदिर बनाते हैं और बार बार बनाते हैं क्योंकि उन लोकेशंस के जरिए हम ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सकते हैं? हो सकता है जैसे जैसे हम और भी प्राचीन खंडहरों को ढूंढेंगे, हम सृष्टि के साथ अपने संबंध को बेहतर समझ पाएंगे और हमारे परग्रही इतिहास को भी।